चलिए सुनिए अब, किसी भी समीकरण युग्म का ग्राफ प्रतिच्छेदी होगा, समपाती होगा, नहीं तो समानांतर होगा। तीनों में से कोई एक ही होगा। पिछले क्लास में इसका जिक्र हो चुका था कि कब समानांतर होगा, कब समपाती होगा और कब क्या होगा, प्रतिच्छेदी होगा। इस बात को अब लिखना है आपको। हमने उदाहरण लिया था, एक समीकरण युग्म लिया था, उसका हमने ग्राफ खींचा था, प्रतिच्छेदी आया था। तो प्रतिच्छेदी आने पर उस दोनों समीकरणों में कौन सा विशेष गुण देखने को मिला, तो देखने को मिला कि a1 बटा a2 जो था वो बराबर नहीं था b1 बटा b2 के, तो उसे कहा गया प्रतिच्छेदी है। अब उसी बात को सजा के लिख लेना है और लिख के चैप्टर शुरू कर देना है। क्लियर है? तो आप लिखिएगा, पॉइंट बना के यहां पे लिखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 हो तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 हो तो एक नंबर में ये अब हम डायरेक्ट लिखवा रहे हैं और इस बात को आपको हम फील करा चुके हैं पीछे के क्लासों में। ठीक है, लिखा जाए। अब आप देखिए बोर्ड पे ध्यान दीजिए। ए बाबू बोले हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण इतना और इतना हो तो, इतना और इतना हो तो, क्लियर है? हो तो एक नंबर में यदि a1 बटा a2, यदि a1 बटा a2 डज नॉट इज इक्वल टू b1 बटा b2 हो तो समीकरण युग्म संगत होगा। क्या होगा बाबू? संगत होगा। ठीक ना? इसका अद्वितीय हल होगा, इसका अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय मतलब एक के अलावा और कोई नहीं। अद्वितीय हल, इसका अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा। तथा समीकरण युग्म का ग्राफ, समीकरण युग्म का ग्राफ प्रतिच्छेदी होगा। बोलो बाबू, सही बोल रहे हैं? आप कहोगे सर पहले प्रतिच्छेदी को लिखना चाहिए था। नहीं, अब हम जब समझ गए हैं कल के सारी बातों को, जब प्रतिच्छेदी होगा तो संगत कहलाएगा, अद्वितीय हल होगा, ऐसे हम अविरोधी समीकरण युग्म भी कहेंगे। अविरोधी इसलिए क्योंकि दोनों में विरोध नहीं है, तभी ना एक दूसरे को काट रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। तो यहां पे कहेंगे समीकरण युग्म संगत होगा, इसका अद्वितीय हल होगा तथा समीकरण युग्म का ग्राफ प्रतिच्छेदी होगा तथा समीकरण युग्म अविरोधी होगा। क्या होगा जी? अविरोधी, समीकरण युग्म अविरोधी होगा। अब इसमें से कोई भी ऑब्जेक्टिव उठाकर डाल सकता है। पूछ देगा यदि समीकरण युग्म में a1 बटा a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 तो होगा ऑप्शन नंबर में अद्वितीय हल, एक हल, दो हल, इनमें से कोई नहीं, अद्वितीय। ग्राफ के अनुसार प्रतिच्छेदी इसका समीकरण युग्म का दो चर वाला समीकरण युग्म में a1 बटा a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 हो तो इसका ग्राफ होगा संपाती, प्रतिच्छेदी, समानांतर, इनमें से कोई नहीं। अब समझ में आ रहा है ना? ऐसे ही क्वेश्चन आपको देगा, याद रखना पड़ेगा। आपसे कहा जाएगा बताओ प्रतिच्छेदी क्या शर्त है? सर a1 बटा a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। या कहा जाए यदि बताओ a1 बटा a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 अगर हो रहा है तो वह समीकरण युग्म क्या बताता है? तो बताता है कि यह समीकरण युग्म संगत है, उसका नाम, उसको संगत कहते हैं हम। दूसरी बात, इसका अद्वितीय हल होता है, मतलब केवल और केवल एक हल होता है।
समीकरण युग्म में ग्राफ प्रतिच्छेदी होता है तथा समीकरण युग्म अविरोधी होगा, अविरोधी कहलाता है। तथा समीकरण, ये भी ऐसा लिख लीजिए, तथा समीकरण युग्म अविरोधी कहलाता है, कहलाता है, अविरोधी कहलाता है। बात समझ में आया? इस बात को रट तो नहीं रहे हो ना तुम लोग? मैंने रटने के रूप में नहीं ना देख रहे हो जो रट रहे हैं सर इस बात को, नहीं। 2-3 दिन से हम वही काम कर रहे थे, ग्राफ कैसे खींचना है। ग्राफ में जब काट रहा था, एक लाइन जब दूसरे लाइन को काट रहा था, तो वहां से हम एक्स वाई का मान निकाल रहे थे, और उस एक्स वाई का मान को दोनों समीकरणों में रख रहे थे तो संतुष्ट कर रहा था। यानी कि यह एक्स वाई का मान जो है दोनों समीकरणों को संतुष्ट कर रहा था, मतलब इस समीकरण युग्म का हल था। बताइए, तो कौ को हल निकल रहा था? जब प्रतिच्छेदी था कौ को हल निकल रहा था? एक ही को। और जब संपाती हो तो कौ को हल निकल रहा था? अपरिमित रूप से अनेक हल। तो वही बात है, संगत कहा जा रहा है, अद्वितीय हल होगा तो सर क्या होगा? प्रतिच्छेदी होगा, और इसे हम अविरोधी भी कहेंगे। क्लियर हुआ? आगे बढ़े। अब देखो दूसरा का बात करते हैं, ऐसा ही लिखते जाना है। 2 नंबर में होगा, यदि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 हो तो समीकरण युग्म संगत होगा। ये भी समीकरण युग्म संगत ही होगा, संगत होगा। इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, इसका अपरिमित रूप से क्या हल होगा बाबू? अनेक हल होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। क्लियर है? इसके बाद अगर बात करें तो इसका ग्राफ तथा समीकरण युग्म का ग्राफ तथा समीकरण युग्म का क्या बाबू? ग्राफ का होगा, संपाती होगा। संपाती का मतलब समझ गए हो ना आप लोग? संपाती होगा तथा समीकरण युग्म तथा समीकरण युग्म आश्रित कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आश्रित का मतलब समझ रहे हैं ना आप लोग? आश्रित कहलाता है, आश्रित कहलाता है, ऐसे लिख लीजिए। तो समीकरण युग्म आश्रित कहलाता है। ऐसे समीकरण युग्म को हम क्या बोलते हैं? आश्रित बोलते हैं, क्योंकि एक दूसरे पर क्या है? आश्रय लिए हुए हैं। ठीक है ना? इसके बाद जो तीसरा है उसमें क्या लिखना है? बस लास्ट, इसके बाद चैप्टर में हम चलेंगे। यदि a1 बटा a2, आप लिखिए, समझ में आ गया है ना? a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 डज नॉट इक्वल टू c1 बटा c2 हो तो समीकरण युग्म असंगत होगा, असंगत होगा, असंगत होगा। इसका कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है ना? तथा समीकरण युग्म का ग्राफ समानांतर होगा, समानांतर होगा तथा समीकरण युग्म विरोधी कहलाता है, विरोधी कहलाता है। नोट करिए इतना को। चलिए तब बढ़िए आगे। इतना बात आप दिमाग में रखिएगा। इसका उपयोग 3.1 हम चालू कर रहे हैं अभी जस्ट, और 3.1 और 3.2 हम इसी का जिक्र करेंगे। इसी पर आधारित क्वेश्चन होगा और ग्राफीय विधि से हल होगा, और ग्राफ से हल करना आपको अच्छे से आ चुका है। और तब जब 3.2 तक खत्म होगा, तब बाकी जो 4 गो विधि में से दूसरा विधि होगा प्रतिस्थापन, विलोपन, वज्र, उसका बात करेंगे। क्लियर है? हाँ, ऐसा नहीं सोचिए सर अब 3 गो विधि नहीं पढ़ाए आगे बढ़ गए। उसको पढ़ाएंगे जब जहां उसकी जरूरत होगी वही जब उसको बताएंगे। ठीक है? फिलहाल आगे बढ़ते हैं हम। 3.1 एक्सरसाइज 3.1 आप किताब सामने रखिएगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन, हम आपको पढ़ के बताते हैं। कह रहा है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था।
अब से 3 वर्ष के बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, क्या यह मनोरंजन है? इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ग्राफीय रूप में क्या करिए, व्यक्त करिए। बीजगणितीय रूप में व्यक्त करने का मतलब है, प्लीज समझो, माने इसका समीकरण बना देना। इस कथन को मैथमेटिकल समीकरण जो आप व्यापक रूप पढ़े हो, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, पहले इसको समीकरण युग में बदलिए, उसके बाद इसका ग्राफ खींच दीजिए। ग्राफ खींचना आपको आता है, समीकरण एक को उठाएंगे 2 को हल निकालेंगे, समीकरण दूसरा को उठाएंगे 2 को हल निकालेंगे, दोनों को दोहरा ग्राफ खींच देंगे, काटेगा तो प्रतिच्छेदी होगा, नहीं काटेगा एक लाइन पे होगा संपाती होगा, जैसा होगा वैसा हम लोग काम कर देंगे। बस ग्राफ खींचना है। अब ग्राफ खींच के आपको स्पष्ट होगा कि क्या संपाती हो रहा है, समानांतर हो रहा है, कि क्या हो रहा है, प्रतिच्छेदी हो रहा है, पता चलेगा। फिलहाल आइए, कह रहा है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। मैंने 7 वर्ष पहले, आज से इस समय आफ्ताब बोलता है अपनी बेटी से कि बेटा 7 वर्ष पहले मैं तुमसे तुम्हारे आयु का 7 मैं तुम्हारे आयु का तुमसे 7 गुनी आयु का था, तुमसे 7 गुनी, मैंने 7 वर्ष पहले जो जितना वर्ष के तुम थी उसका 7 गुना, उसका 7 गुना आयु मेरा था 7 वर्ष पहले। फिर आगे बोलता है देखिए, अब से 3 वर्ष के बाद, 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। आज से 3 वर्ष के बाद जब हमारा उम्र होगा और तुम्हारा उम्र होगा, क्योंकि 3 वर्ष बाद तुम्हारा भी, हमारे उम्र में भी 3 वर्ष का ऐड हो जाएगा, जुड़ जाएगा, और तुम्हारे उम्र में भी 3 वर्ष ऐड हो जाएगा, और ऐड जब होगा तो उस समय मेरा जो उम्र होगा वो तुम्हारे आयु का 3 गुना रह जाएगा, 3 गुना। और 7 वर्ष पहले कितना था, 7 गुना। क्या यह मनोरंजन है? क्या माने अजीब नहीं लग रहा है? अजीब लग रहा है, लेकिन इसको स्पष्ट तब हम कर पाएंगे जब इसका हल करेंगे, इसे ग्राफ खींचेंगे, पता चलेगा। फिलहाल अभी इसके लिए क्या करना चाहिए, हम ऐसा मान के चल रहे हैं बाबू, जो माना आफ्ताब का वर्तमान उम्र, आफ्ताब का वर्तमान उम्र, क्योंकि ये चिल्ला रहा है, कह रहा है 7 वर्ष पहले 3 वर्ष के बाद, तो ये वर्ण चिल्ला रहा है कि 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, और 3 वर्ष के बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का हो जाऊंगा। लेकिन अभी कितना वर्ष का है आफ्ताब से नहीं पता है, अभी वो कितना वर्ष का है, अभी पता रहता तो हम एक्चुअल में उसका नाम, उसका दोनों का, आफ्ताब और उसके बेटी का उम्र पता रहता तो एक्चुअल में हम देख लेते, जांच कर लेते कि सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। लेकिन इस कथन को आपको बीजगणितीय रूप में व्यक्त करना है, तो सबसे पहले ये पता करिए कि जब आफ्ताब बोल रहा है उस समय उसका उम्र कितना है, तो नहीं पता है तो हम क्या मान लिए हैं, x। माना आफ्ताब का वर्तमान उम्र कितना, x, तथा आफ्ताब के पुत्री का वर्तमान उम्र बराबर कितना बाबू, y वर्ष। हाई हो गया, x वर्ष का एक पप्पा है और y वर्ष की एक बिटिया है, ठीक है। अब कहानी समझो, 2 को भाग बना है, एगो 7 वर्ष पहले, एगो 3 वर्ष के बाद। तो 7 वर्ष पहले, प्रश्न के पहले भाग से, क्योंकि 2 को भाग बन रहा है, एगो 7 वर्ष पहले, एगो 3 वर्ष बाद, तो 2 को समीकरण बनेगा, इसलिए 2 को भाग हुआ है, और 2 समीकरण बनेगा तभी ना हम 2 चर वाला रखी समीकरण युग्म कहेंगे। बोलिए, सब कुछ सिस्टमेटिक ढंग से है। यहां लिखना है बच्चे प्रश्न के पहले भाग से, अब जरा हम लंबा चौड़ा चिट्ठा नहीं बनाएंगे इसको। प्रश्न के पहले भाग में हम 7 वर्ष पहले वाले उम्र का जिक्र कर रहे हैं। इस समय आफ्ताब कितना वर्ष का है, उसकी बेटी कितनी वर्ष की है, तो अब तुमसे पूछें 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब का उम्र कितना रहा होगा, x माइनस 7 वर्ष का रहा होगा आफ्ताब 7 वर्ष पहले, क्योंकि आप आराम से समझ सकते हैं, अगर आप इस समय 15 वर्ष के हैं तो 7 वर्ष पहले आप 8 वर्ष के न थे। कैसे निकाले 7 वर्ष पहले कितना उम्र के थे, 8 वर्ष पहले कितना उम्र के थे, तो आप 15 में से जिसको जितना साल पहले देखना होगा उतना घटा दीजिए, वो आपका उस समय का उम्र निकल जाएगा। तो इस समय x आफ्ताब x वर्ष का है, तो 7 वर्ष पहले वह x माइनस 7 वर्ष का था। अब यहां संख्या है तो 15 में से 7 गया तो 8 आ रहा है, एक संख्या है, एक चर है, तो घटेगा नहीं, तो ना लिखेंगे,
x माइनस 7। आगे अब 7 वर्ष पहले उसकी बेटी की उम्र पता करिए। तो इस समय आफ्ताब की बेटी कितना वर्ष की है? y वर्ष की। तो 7 वर्ष पहले कितना वर्ष की थी? y माइनस 7 वर्ष की। अब देखो आराम से, हाई है 7 वर्ष पहले आफ्ताब का उम्र, हाई है 7 वर्ष पूर्व उसकी बेटी का उम्र। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 7 वर्ष पहले आफ्ताब का उम्र उसके बेटी की उम्र का 7 गुना था, 7 गुना था। एक बार और, 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब का उम्र है, 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब का उम्र है, और 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब का उम्र उसकी बेटी के उम्र का, उस समय के उसकी बेटी के उम्र का 7 गुना था। ये 7 गुना था, यानी कहने का मतलब है जो यह जो बाप का उम्र बेटी की उम्र का 7 गुना है, दोनों को बराबर करना है तो सर बेटी की उम्र में 7 से गुना कर देंगे तो बाप की उम्र के बराबर हो जाएगा, और इस तरह से हम इसको बराबर कर लेंगे। सर बाप बेटी की उम्र को बराबर करने की क्या जरूरत है? हमको जरूरत ही है हम लोगों को कि हमें समीकरण बनाना है। तो हम तो बराबर नहीं करेंगे तब तक समीकरण बनेगा नहीं बनेगा। तो सर एक और बात बताइए, अगर हम बाप की उम्र में, जैसे कि मान लो बेटी अगर 5 वर्ष की है तो बाप उसका 7 गुना मतलब 35 वर्ष का होगा है। तो आपको दोनों को उम्र को बराबर करना है, तो बेटी का बाप का उम्र 7 गुना है तो बेटी की उम्र में भी 7 से गुना कर दो, दोनों आपस में 7 5 35 बराबर 35 हो जाएगा। बोलो। नहीं तो एक और व्यवस्था है, जो अगर 35 वर्ष का पप्पा है और 5 वर्ष की बिटिया है तो सर पप्पा की उम्र में 7 से भाग कर दीजिए, 7 5 35, तब वो दोनों को उम्र बराबर हो जाएगा। बोलो। तो आपके पास दोनों हाथ में लड्डू है, ठीक ना, जिसका इस्तेमाल करना है कर लीजिए। या तो जो पिता का उम्र है उसमें 7 से भाग करिए तब वो बेटी की उम्र में उसका उम्र कन्वर्ट हो जाएगा, और नहीं तो बेटी की उम्र में 7 से गुणा करिए तो बाप की उम्र में उसका उम्र कन्वर्ट हो जाएगा। बात खत्म। समझ में आया? बोलो ना। अब यहां पे समीकरण बनाओ, तो x माइनस 7 बराबर में गुणा करोगे तो 7y माइनस 7 7 49। बोलो। x माइनस 7y है ना, लेके आओ, क्योंकि हम चाहते हैं कि इस रूप में बदल दें। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 ना। तो यहां पे 7x और यहां पे माइनस 7 है और माइनस का 49 है, बराबर में कितना आ गया? 0। यानी x माइनस में 7y माइनस 49, 7 56 होगा, माइनस का 56 बराबर 0। एक वो समीकरण आपके सामने आ चुका है। बताइए कोई दिक्कत है? अब चलो प्रश्न के दूसरे भाग से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बाबू? बोलो ना। प्रश्न के दूसरे भाग से हम समझ रहे हैं कुछ बच्चा लोगों को दिक्कत यहां पे इसमें होगा। सर ये कैसे किए, इसमें और समझाइए, इसको समझा दे। क्या आपके मन का बात बोल रहे हैं हम? सुनिए, हम जानते हैं यहां पे आपको दिक्कत हो रहा होगा हल्का सा, में कोनो दिक्कत नहीं होगा, गुणा करना है ऐसा बुझा रहा होगा। हेजा सर एक बार और समझाइए। पहले देखिए मामला कब का है? 7 वर्ष पहले, आज से 7 वर्ष पहले का है। आज आफ्ताब की उम्र हमने कितना माना? x। आज उसकी बेटी की उम्र कितना है? y। तो 7 वर्ष पहले जाइए आप पहले, क्योंकि मामला ही 7 वर्ष पहले का है। तो 7 वर्ष पहले हमने आफ्ताब का उम्र निकाला x माइनस 7, और 7 वर्ष पहले हम आफ्ताब का बेटी की उम्र निकाला y माइनस 7। क्लियर है? अब 7 वर्ष पहले का बात यह है कि 7 वर्ष पहले जो आफ्ताब का उम्र था उसकी बेटी की उम्र का 7 गुना था। जो 7 वर्ष पहले जो आफ्ताब का उम्र था वह उसके बेटी के उस समय के उसकी बेटी की उम्र के 7 गुना था। इसका 7 गुना था, मतलब अगर ये 5 होगी तो ये 35 होगा, ये 10 होगा तो ये 70 होगा, ये 10 होगी तो ये कितना का होगा? ये कहानी ऐसी है 7 वर्ष पहले। तो 7 वर्ष पहले अगर उसकी बेटी 1 वर्ष की होगी तो पापा 7 वर्ष का होगा। 7 वर्ष से कोई पापा नहीं होता है। समझा रहे हैं? बोलो कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है? आगे बढ़े। तो अगर मान लो उसकी बेटी अगर 5 वर्ष की होगी, अगर 3 वर्ष की होगी, 2 वर्ष की होगी तो 2 7 14 वर्ष का पापा होगा। अगर उसकी बेटी 3 वर्ष की होगी तो कितना वर्ष का होगा? 21 वर्ष का होगा। अगर बेटी 4 वर्ष की होगी तो कितना वर्ष का? 28 वर्ष का होगा, है कि नहीं? अब प्रत्येक स्थिति में अगर बाप और बेटी की उम्र बराबर करना है तो 2 ऑप्शन है आपके सामने। जितना गुना हुआ है उससे बाप की उम्र में भाग करेंगे तो बेटी की उम्र में आ जाएगा। अगर जितना से गुना हुआ है बेटी की उम्र में उतना से गुना कर देंगे तो बाप की उम्र के बराबर हो जाएगा। तो हम कहेंगे बेटी की उम्र में 7 से गुना करिए, 7 दूना 14 बराबर 14,
7 से गुणा करिए, 7 तरीके 21 बराबर 21 है, और 7 से गुणा करिए 7 चौको 28 बराबर 28। तो हमने 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की उम्र और 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब के बेटी की उम्र को इस हिसाब से अरेंज किया है ताकि हम समीकरण बना सके। तो बेटी की उम्र में 7 से गुणा कर दिए, बाप की उम्र के बराबर हो गया है, और बराबर हो गया, हमारा काम हो गया, समीकरण बन गया, खत्म। समझे कि नहीं समझे? अब भी नहीं समझे तो कब वो नहीं समझ में आएगा, ठीक ना। अब इससे ज्यादा विस्तार नहीं किया जा सकता है। सुनो, अब क्या कह रहा है सवाल, अब मामला है 3 वर्ष के बाद। अब आज से 3 वर्ष बाद चलो, तो बताओ 3 वर्ष बाद आफ्ताब अब कितना वर्ष का हो जाएगा? x प्लस 3 वर्ष का, 3 वर्ष का। हाँ, क्या होगा? अच्छा 49 इधर किस में आएगा? प्लस में। ओ माय गॉड, क्या हो रहा है? कितना होगा जी? 42 होगा ना, प्लस 42 इक्वल टू में 0। चलो धन्यवाद, इधर आ जा, कोई दिक्कत है? 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष बाद क्या उम्र है आफ्ताब का? 3 वर्ष के बाद आफ्ताब का उम्र है, और 3 वर्ष के बाद बिटिया की उम्र कितना वर्ष का होगा? y प्लस 3। बोलिए, अब कहानी कुछ ऐसा है कि 3 वर्ष के बाद आफ्ताब का उम्र उसकी बेटी की उम्र का 3 गुना रह जाएगा। 3 गुना मतलब अगर इसकी बेटी 6 वर्ष की होगी, पप्पा का 18 वर्ष का होगा। क्लियर है? तो बराबर करने के लिए इसमें 3 से क्या कर देंगे? दोनों आपस में क्या हो जाएगा? खत्म। इसको हल कर दीजिए। x प्लस 3 इक्वल टू 3y प्लस 3 3 9, यानी x माइनस में 3y प्लस 3 माइनस में 9 इक्वल टू 0, यानी x माइनस में 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। खत्म। आया समझ में? तो यह सर हो गया बीजगणितीय रूप। ये दोनों बीजगणितीय रूप है। अब एक ग्राफ खींचना है, तो ग्राफ खींचना आपको बहुत अच्छे से आता है। आप करेंगे समीकरण 1 से। किसे चलेंगे बाबू? समीकरण 1 से। समीकरण 1 है x माइनस में 7y प्लस में 42 बराबर में 100 ना बोलो। समझ में आ रहा है? अब दो को हल निकालो इसे। तो x बराबर तुम करेगा 7y माइनस में 42। समझा कि नहीं समझा? समझा कि नहीं समझा? हमने क्या किया? हमने 7 को भी भेजा और 42 को भी भेजा। पहले 7y को भेजा इसलिए क्योंकि ये माइनस में है तो उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, बोलो ना। और 42 प्लस में है तो उधर किस में होगा? क्लियर है? अब यहां से जब तुम हल करते जाओ, जब y का मान जो भी रखोगे x का मान उसके हिसाब से निकलते जाएगा, निकलेगा। अच्छा, दोनों समीकरणों को लिख के हम बताते हैं इसे ग्राफ कैसे आएगा। तनी हम लोग कल से आज तक पढ़ रहे हैं ना, तो देखा जाए क्या आप बता पा रहे हैं। निकाल लोगे ना इसको? तो x माइनस में 7y प्लस में 42 बराबर में कितना? 0। और दूसरा समीकरण कितना आया है? x माइनस 3y, x माइनस में 3y माइनस में 6 बराबर में कितना है? समीकरण 1 है, समीकरण 2 है। आओ बाबू तुलना करो तो 1/1 है, और माइनस का 7 बटा माइनस का 3, ये बराबर नहीं है, प्रतिच्छेदी होगा। और खींच के देख लेने से ग्राफ प्रतिच्छेदी आएगा, हो जाएगा। ऐसे हल निकालना है दो एक्स वाई के मान। अब आप सर यहां पे मान कैसे रखे? थोड़ा बड़ा डाटा है, बताइए क्या, कुछ आइडिया दीजिए। क्या रखोगे? 6। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जब y बराबर में 6 तो x बराबर में 7 गुणे 6 माइनस में 42, यानी x बराबर में 42 माइनस 42, यानी x का मान 0, y का मान रखा 6, x का मान आया 0। समझे कि नहीं समझे? अब अपने मन से सोचो और क्या रखोगे, क्या रखना पसंद? माने इसे फायदा ही होगा ना, ये डाटा ढेर लंबा नहीं होगा। अब 7 7 49, 49 में से 7 जाएगा, 42 जाएगा, कितना होगा? 7। 7 रखने पर 7 आया, माने y का मान 7 रखेंगे, x का मान 7 आ जाएगा। कितना है ना 10 के अंदर, ग्राफ में सभी अट जाएगा ना। वही दूसरे समीकरण से आप हल निकाल लीजिएगा और ग्राफ खींचिएगा। पहले ही पता चल चुका है क्या आएगा? प्रतिच्छेदी। समझ में आया? तो सर इसको नोट कर लिया जाए।